नमस्ते दोस्तों। होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जी जान लगाकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। देखो, आज हम अपने चल रहे टॉपिक सेल के बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे और अगर आप सीधा इस वीडियो पे आ गए हो तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप पहले इसका पार्ट 1 देखो, फिर इसे। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एट द इक्वेटोरियल प्लेट कॉन्स्टिट्यूट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस। देखो, तो क्वेश्चन माइटोसिस का है बट क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखिए, अगर ये सेल है तो क्या होता है, ये इक्वेटोरियल प्लेट है ना, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है ना। और इसमें हमारा क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस तरीके से लेट जाता है। तो ये सेल डिवीजन के कौन से प्रोसेस नहीं बट माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है। तो माइटोसिस के कौन से फेज़ में ऐसा जो है वो क्रोमोसोम करता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल डिवीजन को समझेंगे, है ना, और फिर जो है वो हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, देखो तो सेल डिवीजन जो है वो टोटल 3 टाइप का होता है। एक ए माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस और फिर मियोसिस। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एमाइटोसिस को देखते हैं। देखो, एमाइटोसिस में क्या कह रहा है कि टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। तो क्या कह रहा है कि भाई एक पेरेंट सेल से जो है वो 2 डॉटर सेल बनते हैं। मतलब कुछ ऐसा कि देखो, ऐसा एक पेरेंट सेल होगा, ये क्या है, एक पेरेंट सेल है, ठीक है, और इससे जो है क्या बन रहा होगा, 2 डॉटर सेल बन रहे होंगे, ऐसा कुछ, एक डॉटर सेल 1 और एक डॉटर सेल 2। ठीक है, ऐसा कुछ डॉटर सेल बन रहा होगा। इसको और क्या किस नाम से जानते हैं, ये जो है इसको बाइनरी फिजन भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है कि बाइनरी फिजन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, इस तरीके से। और ये किस में होता है, ये बैक्टीरिया, ईस्ट, साइनोबैक्टीरिया, इन सब में होता है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ होता है। देखो, यहाँ पे एक पेरेंट सेल है, सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, है ना, और ये सेल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद जो है ये 2 डॉटर सेल्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो एमाइटोसिस को क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। अब चलते हैं माइटोसिस को समझते हैं। देखो, माइटोसिस में क्या हो रहा है कि माइटोसिस को हम कहते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। इसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटिक सेल डिवीजन। तो याद रखना है, सोमैटिक सेल डिवीजन किसे कहते हैं, माइटोसिस को कहते हैं। अब इस सेल डिवीजन में क्या क्या होता है वो देखते हैं। सेल डिवीजन ये फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हो रहा होता है। ठीक, अब देखो क्या होता है, ईच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब देखो, इसमें भी सेम बात कह रहा है जो एमाइटोसिस में बोला, इसमें भी बोल रहा है क्या कि एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में टूट जाता है। और दूसरा क्या कह रहा है कि डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल, मतलब 23 पेयर। अच्छा, टोटल कितना पेयर होता है भाई, सेल के अंदर जो है वो टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो एक सेल जो है, मतलब इसमें भी सेम ऐसा कुछ होता है क्या कि एक सेल से, मैं आपको पहले इधर एक नई स्लाइड में बताता हूँ। देखो, ऐसा कुछ होता है, मतलब माइटोसिस को अगर हम समझें तो क्या बोल रहे हैं क्या कि एक ऐसा कुछ सेल होगा, है ना, एक पेरेंट सेल होगा इस तरीके से, ठीक है, और वो क्या हो रहा होगा क्या कि 2 डॉटर सेल में टूट रहा होगा। ठीक है ना, 2 डॉटर सेल में टूट रहा होगा। ठीक है ना, ये डॉटर सेल 1 है, ये डॉटर सेल 2 है। और जब ये टूट रहा होगा तो ये किस काम के लिए टूट रहा होगा, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टूट रहा होगा। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस टाइप का जो है वो डिवीजन होता है। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टूटा तो अगर इस सेल के अंदर जो है वो टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब ये रिपेयर होके या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद जब ये टूटेगा तो इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम आएंगे और इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही आएंगे। ठीक है ना, और इस टाइप के जो सेल का फॉर्मेशन हुआ है ना, इन जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल्स। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, डिप्लॉयड सेल में जो है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। याद रखना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप के जो सेल का फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, माइटोसिस में होता है। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा क्या कि भाई माइटोसिस में भी सेम बात हो रहा है और एमाइटोसिस में भी सेम बात ही था। ठीक है ना, इसी तरीके का तो मैंने आपको बताया क्या कि भाई ये सेम चीज़ जो है वो एमाइटोसिस में भी हो रहा है। तो एमाइटोसिस और माइटोसिस अलग कैसे है, देखो, एमाइटोसिस जो है
ए माइटोसिस जो है वो किस में होता है, वो एक कोशिकीय जीव में यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर जैसे क्या कि हमारा बैक्टीरिया था, ईस्ट था, और इसमें तो ये यूनिसेलुलर में एक तरीके से ए माइटोसिस जो है वो क्या है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना। इसने अपने आप को रिप्रोड्यूस किया था, अपना प्रजनन किया था, तो ये एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया। तो ए माइटोसिस में जो है वो ये क्या है, ये सेल डिवीजन जो है, इस सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एक बैक्टीरिया अपने जैसे ही 2 बैक्टीरियाज को जन्म दे रहा है। समझ में आई बात। वहीं ए माइटोसिस में जो है वो क्या हो रहा है, ये अगर एक ह्यूमन बॉडी है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें आप सपोज करो क्या कि ये आपका हाथ है, ठीक है ना, ये आपका जो है वो हाथ है, ठीक है ना, और इस हाथ में जो है वो यहाँ पे अगर कट लगा, यहाँ पे अगर कट लगा तो आप क्या करोगे, ये जो है वो हील करेगा, ये हील करेगा। तो इस हीलिंग के लिए, इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या फिर रिपेयर के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होगा, सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा। और सेल डिवीजन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हम जो है वो माइटोसिस बोलेंगे। और इस तरीके से जो है वो डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे। मींस अगर यहाँ पर जब आपका सेल का डिवीजन हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कि सेल्स मतलब सेल्स के पास में जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। समझ में आई बात। ये चीज़ होता है माइटोसिस प्रोसेस। अब चलो, अब जो है इस माइटोसिस प्रोसेस में जो है वो टोटल 5 प्रोसेस होते हैं। देखो ये टोटल 5 प्रोसेस, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। देखो ये साइटोकाइनेसिस जो है वो मैंने लिख रखा है, ये साइटोकाइनेसिस जो है वो ठीक माइटोसिस के बाद होता है। ये इसका प्रोसेस नहीं है, मतलब माइटोसिस में जो स्टेजेस होते हैं उसका प्रोसेस नहीं है, बट ये माइटोसिस के बाद ठीक होने वाला प्रोसेस है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब माइटोसिस को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। देखो माइटोसिस में जो है वो मैंने आपको क्या बताया, माइटोसिस में जो है वो टोटल 5 स्टेजेस होते हैं, और 5वें स्टेज के बाद +1 में एक और कौन सा होता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद करने का एक तरीका आप कर सकते हो, आईपी मैट करके आप याद कर ले सकते हो, जिसमें आई फॉर इंटर, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टेलोफेज, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब जो है वो एक एक करके धीरे धीरे सब प्रोसेस को समझते हैं, सारे फेजेस को समझते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला है इंटरफेज। अब कभी भी सेल जो है ना, समझना ये एक सेल है, इसको पता है क्या कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को जो है वो तोड़ना है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या रिपेयर के लिए मुझे जो है वो क्या करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ ना क्या कि जब आप बच्चे होते हो और बच्चे से जब आप बड़े हो रहे होते हो तो उस समय जो है वो आप देखते हो क्या कि आपका साइज़ इंक्रीज कर रहा होता है, बॉडी जो है वो बढ़ रहा होता है। तो जो बॉडी बढ़ रहा होता है तो उस समय क्या हो रहा होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होगा, मतलब सेल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा और आपका शरीर बड़ा हो रहा होगा। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। बाकी अगर कहीं जो है मतलब कहीं अगर हमारा शरीर कटता है या फटता है तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर जो है वो रीजनरेशन हो रहा होता है या रिपेयर हो रहा होता है, ठीक है ना। तो माइटोसिस जो है वो दोनों ही प्रोसेस को, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी कर रहा होगा, साथ में जो है वो रिपेयर एंड रीजनरेशन भी कर रहा है, ठीक है, ये चीज़। तो अब देखो ये जो है वो अपना अगर सेल है तो इंटरफेज में क्या होता है, क्या कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर सेल डिवीजन। तो अभी सिर्फ प्रिपरेशन का फेज होगा, मीन्स अब इस प्रिपरेशन में क्या हो रहा होगा, सेल जो है वो अगर ऐसा कुछ है तो ये अपने आप मतलब खुद का साइज़ जो है ये थोड़ा बड़ा करना शुरू करेगा, अपने अंदर के ऑर्गेनेल्स को, डीएनए को जो है वो रेप्लिकेट कर रहा होगा, अंदर बना रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, ताकि वो पहले का प्रोसेस है, ताकि जब 2 सेल बने, 2 सेल टूटें तो उनके पास इक्वल अमाउंट में जो है वो ऑर्गेनेल्स हो, डीएनए हो, क्रोमोसोम्स हो, ये सारी चीज़ें हों। समझ में आई बात। तो देखो अब इसके अंदर जो है वो 3 फेजेस होते हैं, मतलब इंटरफेज के अंदर 3 फेज और G1 फेज, S फेज और G2 फेज। समझ आई। अब देखो G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में नॉर्मली जो है वो सेल का साइज सिर्फ बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। वहीं जब S फेज आएगा, S का मतलब क्या है, S का मतलब है सिंथेसिस किस चीज़ का, डीएनए का। किस चीज़ का, डीएनए का। ये पेपर में पूछता है क्या कि इस फेज में किस चीज़ का सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। और इस फेज जो है वो किसका पार्ट है, तो इंटरफेज का पार्ट है, और इंटरफेज किसका पार्ट है, ये माइटोसिस का पार्ट है, ठीक। अब देखो G2 फेज में सिर्फ जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और सेल का साइज और बढ़ रहा होता है। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है क्या कि भाई इंटरफेज में जो है वो 3 फेजेस होते हैं, G1, S और G2, ठीक है ना। और इस फेज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस फेज के अंदर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर जो है वो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा होता है। डन। प्रोफेज, देखो प्रोफेज जो है उसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मेटाफेज में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं, ठीक है ना। मेटाफेज में आते हैं। देखो मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द मिडिल इक्वेटर ऑफ द सेल, ठीक है ना। यही तो क्वेश्चन पूछा था क्या कि भाई सेल के बीच में जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे
क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से कुछ लेट जाता है, इस तरीके से लेट जाता है। तो भी ऐसा कब होता है, ये मेटाफेज में होता है। अब देखो एनाफेज, एनाफेज भी इंपॉर्टेंट है। एनाफेज में क्या कह रहा है, पेयर्ड क्रोमोसोम। अब ये देखो अपना क्रोमोसोम तो इस तरीके से पेयर्ड होता है ना, इस तरीके से पेयर्ड होता है। तो ये पेयर्ड क्रोमोसोम जिसे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, उस वो क्या होता है, पुल्ड अपार्ट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब इसमें क्या होता है, ये जो है, ये जो पेयर्ड है, ये पेयर्ड है ना, बट ये पेयर्ड जो है वो क्या होता है, क्या कि एक इस तरफ और एक जो है वो इस तरफ, ये पुल्ड अपार्ट मतलब एक दूसरे से अलग अलग कर दिए जाते हैं। ये कब होता है, क्रोमोसोम्स अलग अलग कर दिए जाते हैं, वो किस में किए जाते हैं, एनाफेज में। तो याद रखना। अब देखो ये क्या हो सकता है, क्या कि भाई एना से एनाबेल याद कर सकते हैं, एनाबेल भूतनी थी, तो वो एनाबेल से आप याद कर सकते हो क्या कि भाई एनाबेल भूतनी को देख के क्रोमोसोम्स जो है वो अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेलोफेज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब साइटोकाइनेसिस को समझते हैं। साइटोकाइनेसिस का जो है वो यहाँ पे मैंने इमेज भी लगा रखा है इस जगह पे, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। अब देखो साइटो मीन्स क्या होता है समझना, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटो प्लस काइनेसिस है। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म होता है और काइनेसिस मतलब डिवीजन होता है, डिवीजन होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, मीन्स अब सेल जो है वो पूरी तरीके से अलग हो रहा है। तो हमारा माइटोसिस जो है वो यहाँ तक टेलोफेज तक हुआ और साइटोकाइनेसिस में जो है वो फाइनली हमारा सेल जो है वो अलग अलग हो गया है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस बट फॉलोज इट, है ना। उसके ठीक बाद ये चीज़ होता है, तो तुरंत सेल टूट जाता है, ठीक है ना। अब साइटोकाइनेसिस आ गई है तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पे एक क्रायोकाइनेसिस भी होता है। क्रायोकाइनेसिस, क्रायोकाइनेसिस, क्रायो मीन्स क्या होता है, क्रायो मीन्स न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस होता है। और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, है ना। तो जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसे हम क्रायोकाइनेसिस कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब देखो, अब जो है वो हमने माइटोसिस देख लिया, एमाइटोसिस देख लिया, अब मियोसिस देख लेते हैं। मियोसिस में क्या है, मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन। अब रिड्यूस क्या हुआ है, ये चीज़ रिडक्शन मतलब क्या, कुछ रिड्यूस हुआ। अब रिड्यूस क्या हुआ उस चीज़ को समझेंगे, बट पहले आगे देखते हैं। ये क्या है, रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डिवीजन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेज में होगा, विच फॉर्म्स 4 सेल्स, 4 सेल्स, है ना। मतलब यहाँ पे जो है वो 4 सेल बनेगा, है ना। अब तक हमने माइटोसिस में देखा या फिर एमाइटोसिस में देखा क्या कि यहाँ पर भी जो है वो क्या हो रहा था, एक सेल से, एक पेरेंट सेल से जो है वो 2 सेल्स बन रहे थे, बस एक पेरेंट सेल से 2 सेल बन रहे थे। बट यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि एक सेल से जो है वो 4 सेल बनेंगे, मीन्स 2 स्टेज में। कैसे देखना, इस तरीके से एक ये पेरेंट सेल था, यहाँ से एक सेल बना, एक सेल ऐसा बना डॉटर सेल, और फिर यहाँ से एक सेल और फिर यहाँ से एक सेल और फिर यहाँ से एक सेल और यहाँ से एक सेल और, इस तरीके से। ये स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 है, जहाँ पे 4 सेल फाइनली बन रहे हैं, ठीक है ना। और जब ये 4 सेल बनेंगे, जब ये 4 सेल बनेंगे तो इसके पास जो है वो पता है क्या होगा, इसके पास जो है वो टोटल इस सेल के पास में नॉर्मली यहाँ पर जब माइटोसिस चल रहा था तो इस सेल के पास में कितना था, 46 क्रोमोसोम्स थे। इसके पास 46 जैसा पेरेंट सेल के पास में था। बट पेरेंट सेल के पास यहाँ जब मियोसिस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ तो 46 क्रोमोसोम होंगे, बट जो डॉटर सेल बना है उसके पास जो है वो मात्र 23 क्रोमोसोम होंगे, मात्र 23 पेयर नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम। ये हर सेल के पास में 23 क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से जब 23 क्रोमोसोम ही बचा तो यहाँ पे क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के कारण इसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक है। इसे हम इसीलिए रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और यहाँ पर जो है 23 क्रोमोसोम है, तो जब भी 23 क्रोमोसोम, सिर्फ 23, जब 23 क्रोमोसोम होगा, जब 23 क्रोमोसोम ही होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसमें जो है वो हैप्लॉइड सेल बनता है, इसमें हैप्लॉइड सेल बनता है, ठीक है। इसमें जो है वो क्या बनता है, हैप्लॉइड सेल। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, हैप्लॉइड सेल कौन से टाइप के सेल डिवीजन में बनता है, तो मियोसिस में बनता है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा। साथ ही साथ जो है ये सेल कौन से होंगे, जर्म सेल होंगे, मीन्स स्पर्म होगा या ओव्यूम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही होंगे, ठीक है। बाकी इस बॉडी के हर एक सेल में जो है वो कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। एक बार इस चीज़ को समझते हैं ज़रा सा फिर से। देखो मैंने क्या बोला कि भाई अगर एक यूनिसेलुलर, देखो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के, ऑर्गेनिज्म दो तरीके के, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर, ठीक है ना। यूनिसेलुलर के अंदर अगर सेल डिवीजन होगा, यूनिसेलुलर के अंदर अगर सेल डिवीजन होगा तो कैसा होगा,
एमाइटोसिस। एमाइटोसिस या इसी को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिशन, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिशन बोलेंगे। ये बैक्टीरिया वगैरह में होगा। बट अगर मल्टी सेलुलर के अंदर अगर सेल डिवीजन होगा, मल्टी सेलुलर के अगर सेल डिवीजन होगा तो दो तरीके से, एक होगा माइटोसिस, एक होगा माइटोसिस और दूसरा होगा मियोसिस। मियोसिस। अब माइटोसिस में जो है वो क्या होगा, माइटोसिस में जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होगा, या फिर रिपेयर करने के लिए होगा, या रीजनरेशन करने के लिए होगा, इसी काम के लिए होगा, है ना। और जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल में जो क्रोमोजोम का ट्रांसफ़र होगा वो टोटल 46 क्रोमोजोम्स का ट्रांसफ़र होगा, है ना। यहाँ पे ट्रांसफ़र जो हो रहा होगा वो टोटल 46 क्रोमोजोम्स का हो रहा होगा। और इस तरीके से कैसे सेल का निर्माण होगा, डिप्लॉयड सेल्स का, डिप्लॉयड सेल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। वहीं अगर मियोसिस की बात करूँगा तो मियोसिस जो है वो किस चीज़ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा होगा। मल्टी सेलुलर में जब रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन अगर हम यूनिसेलुलर में बात कर रहे थे तो आप सेल डिवीजन कहो या फिर इनके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही बोल लो, ठीक है ना, ये सिमिलर बात है। तो यहाँ पे जब मल्टी सेलुलर में जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने का ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र जो है वो कैसे, 23 क्रोमोजोम्स का ही होगा, मात्र 23। और इसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड सेल होगा। और इसमें जो है वो एक सेल से एक सेल जो है वो दो स्टेजेस में कितने सेल्स का निर्माण करेगा, 4 सेल का। वहीं यहाँ पर जो है वो यहाँ पे एक सेल जो है वो कितने सेल का निर्माण करेगा, 2 सेल का निर्माण करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो है वो एक सेल जो है वो कितने सेल का निर्माण करेगा, माइटोसिस में 2 सेल का निर्माण करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो होपफुली आपको जो है वो सेल डिवीजन बहुत अच्छे समझ में आ गया। आपको जो है वो याद करने का भी एक ट्रिक दे दिया, आईपी मैट करके, यहाँ से आप इस तरीके से याद कर सकते हो। आईपी में जो है वो क्या होगा, G1 फेज़ होगा, S फेज़ होगा और G2 फेज़ होगा। G1 में जो है वो यहाँ पे इंटरफेज़ नहीं, आप पूरी बात कर सकते हो क्या कि इंटरफेज़ में क्या हो रहा होगा, इंटरफेज़ में जो है वो सेल का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा होगा। S फेज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, S फेज़ में जो है वो DNA का सिंथेसिस हो रहा होगा। फिर आईपी में प्रोफेज़ है, प्रोफेज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटाफेज़ में आपने क्या देखा कि इक्वेटोरियल प्लेट पे जो है वो हमारा क्रोमोसोम लेट जाता है। दूसरी बात मैंने आपको एनाफेज में बताई क्या कि क्रोमोसोम्स जो है वो 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाता है पोल की तरफ, और टेलोफेज फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो क्या पूछा था, इक्वेटोरियल प्लेट की बात पूछी थी, और इक्वेटोरियल प्लेट किस में होता है, मेटाफेज में होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है, ये चीज़ करना है। देखो सबसे पहला है प्लांट सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स दैन दैट ऑफ एनिमल सेल्स। देखो ये पहला क्वेश्चन ही है ना, अभी पहला ऑप्शन ही है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब पहले वाले पार्ट में बताया था कि भाई प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जो है वो वैक्यूल्स जो है वो बड़े होते हैं एनिमल सेल से। और उस समय आपको मैंने बोला भी था क्या कि ये पेपर आता है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो ये चीज़ भाई सबसे पहले ही ये गलत मिल गया, इसीलिए अपना आंसर है, ठीक है। बाकी दूसरे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। देखो प्लांट सेल्स जनरली हैव लार्जर देन एनिमल सेल्स, ये बिल्कुल सही बात है, ये आप याद रखोगे। प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात क्या है, एनिमल सेल्स डू नॉट ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड आपको याद होगा कि प्लास्टिड के अंदर क्रोमोप्लास्ट, वो वाली बात, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और यहाँ से जो है वो हमने सारी बात याद की थी क्या कि भाई यहाँ से जो है वो अगर ग्रीन पिगमेंट होगा तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, ठीक है ना। एंथोसाइनिन के बारे में, ल्यूकोपीन, कैरोटीन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक। अब देखो इसके बाद और क्या है, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल वेयर एज एनिमल सेल्स डोंट। बिल्कुल सही बात, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये तो पहले ही आंसर पता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर, पैकेजिंग एंड मोडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन लिपिड्स इन वेसिकल्स। अब देखिए यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र की बात चल रही है, तो कौन से सेल ऑर्गेनेल, चलिए उस सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने पहले। तो सबसे पहले जो है वो गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब ये आसान है क्या कि भाई इनकी डिस्कवरी गोल्गी नाम है, और गोल्गी जो है वो गोल्गी साहब ने डिस्कवर भी किया, तो आसान है, इस वजह से ये पेपर में आता भी नहीं है। अब देखो ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड है। अब ये देख रहे होगे सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, इसके ऊपर फिर एक ऐसे है, इस तरीके से जो है ये बाउंडेड है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सैक लाइक, और इस एक एक सैक को जो है वो हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। इस एक एक जो है वो सैक को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं। तो ये चीज़ होता है, बात खत्म। अब देखो इसका वर्किंग समझते हैं ज़रा सा। देखो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मटेरियल को सिंथेसाइज करता है, जो यूजफुल मटेरियल होता है उसको सिंथेसाइज करता है, बनाता है, ठीक है ना। और वो क्या, ये क्या काम करता है, गोल्गी बॉडी उस मटेरियल को जो है वो पैकेज करता है,
पैकेज करता है और डिस्पैच करता है कहाँ, अगर दूसरे ऑर्गेनेल्स को ज़रूरत है तो उन्हें भेज देता है, या फिर अगर सेल के बाहर ज़रूरत है तो वहाँ भेज देता है, ठीक है ना। तो पैकेजिंग का काम करता है, और चूंकि ये पैकेजिंग का काम करता है, डिस्पैच करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो ये है क्या कि ये लाइसोसोम बनाता है, ये लाइसोसोम को जो है वो बनाता है, ठीक है ना। जो सुसाइडल बैग होता है लाइसोसोम उसको बनाता है ये, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो क्या करता है भाई, हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्या कि भाई ट्रांसफ़र, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम कौन करता है सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, भैया वो गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम की मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था क्या कि डाइजेस्टिव एंजाइम किसके अंदर होता है। खैर चलिए आगे देखते हैं इसको, लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स को समझते हैं। देखो ये दुबे साहब हैं, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लाइसोसोम जो है वो दुबे साहब हैं, यही बनाते थे, ठीक है ना। अब देखो ये जो है वो क्या है, फॉर्म किसने किया था, गोल्गी बॉडी ने। ये अभी मैंने बताया था कि फॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, कौन बनाता है लाइसोसोम को, गोल्गी बॉडी बनाती है, गोल्गी एपरेटस बनाता है। लेकिन किसके अंदर नहीं होता है ये चीज़, किसके अंदर एब्सेंट होता है ये चीज़ की अगर बात करें तो आरबीसी, या फिर आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है, ठीक है ना। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में क्या कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल तो होता है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल तो होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। अब देखो तो लाइसोसोम किसके पास नहीं होता है, लाइसोसोम जो है वो आरबीसी के पास नहीं होता है, ठीक। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो सैक लाइक होता है, बट इसके पास क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मतलब नहीं है, बट इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब वो काम क्या करते हैं, ये वेस्ट डिस्पोजल का काम करते हैं। वेस्ट डिस्पोजल, सेल के अंदर कोई भी अगर वेस्ट है उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, ये सेल को साफ़ करते हैं जब भी कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए, है ना, जैसे कि बैक्टीरिया आ जाए, इन सब चीज़ को, या फिर दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स अगर ख़राब हो गए हैं उसे भी ये ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, है ना। मतलब अगर कोई ऑर्गेनेल है बहुत बड़ा है तो उसे तोड़ करके छोटा कर दिया और उसे वेस्ट बना के उसे जो है वो सेल के बाहर निकाल दिया, इस तरीके से। तो ये सेल को साफ़ करने का काम करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं, इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। अब सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं ये चीज़ समझते हैं। देखिए अगर सेल के अंदर का अगर मेटाबॉलिज्म अगर बिगड़ेगा, सेल के अंदर का अगर मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये अपने ही सेल को डैमेज करना शुरू कर देगा। ये अपने ही सेल को क्या करेगा, डैमेज करना शुरू कर देगा। और जैसे ही डैमेज करना शुरू करेगा सेल अपने आप बर्स्ट कर जाएगा और सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही जैसे आप समझो क्या कि ये अपना जो है वो पेट है इस तरीके से, ठीक है। ये अपना जो है ये पेट है, ठीक है ना, ये अपना पेट है। अब आपको पता है क्या कि अपने पेट के अंदर क्या है, एसिड होते हैं और साथ ही साथ कुछ कुछ एंजाइम भी होते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ क्या कि भाई अगर आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हो तो पेट में क्या होता है, पेट में एसिड जो है वो भर जाता है। अब इस एसिड के भरने से क्या होता है, एसिड का काम क्या है, एसिड जो है वो फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, साथ ही साथ कुछ बैक्टीरियाज को मारता है, ठीक है ना, लाइसोसोम जैसा ही, ठीक है। बट ये क्या होता है क्या कि अगर आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हो या बैड ईटिंग हैबिट्स है तो क्या होगा, एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा पेट में आ जाता है और उसके कारण क्या होता है, हमारे पेट का जो है वो लेयर, जो पेट के ही लेयर को जो है वो जलाना शुरू कर देता है और सेल्स को डैमेज कर देता है, जिससे आपको पता भी है क्या कि स्टमक में अल्सर भी हो जाता है। स्टमक में क्या हो जाता है, स्टमक अल्सर जो है वो इसी कारण होता है, एसिड रिफ्लक्सेस के कारण। तो ये चीज़ तो अपने ही सेल को जो है वो तबाह करना शुरू करता है। यही सेम काम जो है वो कौन करता है, लाइसोसोम भी करता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखना क्या कि लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, सुसाइडल बैग क्यों है, बैड सेलुलर मेटाबॉलिज्म के कारण, ठीक है। साथ ही साथ जो है वो ये सेल को सफाई करने का भी, सेल के सफाई करने का भी काम करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इसके अंदर होते हैं। और ये किसके अंदर नहीं होता है, ये आरबीसीज के अंदर नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे जो है वो हमसे सिर्फ पूछा था कि डाइजेस्टिव एंजाइम किसके अंदर होते हैं, तो ये किसके अंदर होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है राइबोसोमिक। अब ये हमने पहले ही देखा था कि राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम जो है वो किस काम के लिए आता है भाई, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो इसी के कारण बनता है। मैंने आपको बताया था कि वायरस जो है ये खुद पे डिपेंडेंट नहीं है खाना बनाने के लिए। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास जो है वो राइबोसोम नहीं है, इसके पास राइबोसोम नहीं है। इसी वजह से जो है ये जो है ये होस्ट की तरह एक्ट करता है और दूसरे प्राणियों पर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक। अब देखो पहले राइबोसोम के बारे में और थोड़ी बातें देख लें। देखिए राइबोसोम को ढूंढने वाले बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पैलेड, है ना। राइबोसोम को ढूंढने वाले का नाम जो था वो जॉर्ज पैलेड था, ठीक है ना।
देखो मैंने आपको बताया था क्या कि भाई प्लास्टिड को ढूंढने वाले का नाम क्या था, प्लास्टिड को ढूंढने वाले का नाम हैक्कल था, है ना, हैक्कल था, हैक्कल, ठीक है ना। इस तरीके से, और दूसरा जो है वो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढने वाले का नाम क्या था, कॉलिकर बताया था आपको, कॉलिकर, ठीक है ना, कॉलिकर। और इनका नाम आप बिल्कुल याद रखोगे क्या कि भाई राइबोसोम को ढूंढने वाले का नाम क्या था, नाम ढूंढने वाले का नाम क्या था, पैलेट था। और इसीलिए इन्हीं के नाम पे जो है वो इन्हें कहा जाता है, मतलब राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार कि पैलेट पार्टिकल्स किसे कहते हैं, तो पैलेट पार्टिकल्स किसे कहते हैं, राइबोसोम के। और ये दाने दाने जैसा होता है, ये देख रहे हो ना आप, दाने दाने जैसा, ग्रैनुअल्स फॉर्म में होता है, दानेदार फॉर्म में होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ग्रैनुअल होता है, ग्रैनुअल टाइप का होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये आरएनए बनाता है, इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं, बट ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और चूंकि ये प्रोटीन को बनाता है इसीलिए इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई क्या कि राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाई डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटीरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। ये अभी हमने किया क्योंकि भाई सेल की सफाई कौन सा ऑर्गेनेल करता है, तो कौन करता है भाई, लाइसोसोम करता है। जानबूझ के ये डाला था, ठीक है, ताकि बार बार आए। और देखो ये एनटीपीसी में 2 बार आया भी है, एक बार हाँ 2 बार आया, 21 में ही 2 बार आया है। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। ब्लू, वायलेट, रेड फ्लेवेनॉइड पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखो ये जो है ये पिगमेंट के बारे में, जैसे ही पिगमेंट की बात आई, प्लांट में पिगमेंट की बात आई, तो क्या समझ में आएगा भाई, पिगमेंट आएगा तो प्लास्टिड समझ में आएगा। और प्लास्टिड जो है वो कलर वाला पिगमेंट का यहाँ पे बात हो रहा है, ब्लू, वायलेट, रेड की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा बात आएगा, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट के अंदर कोई तो पिगमेंट होगा जिसके कारण ऐसा हो रहा होगा जैसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको जो है ये बताया था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो है ये दूसरे कलर्स के बारे में। देखो यहाँ पे टोमेटो में जो है ये वाली बात, टोमेटो में जो है वो लाइकोपीन होता है, कैरेट में कैरेटीन होता है, एप्पल। और यहाँ पे ही मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ पे जो भी फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, इन सब में कलर्स का पिगमेंट देने का काम जो है वो किसका होता है, एंथोसाइनिन का होता है, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको अभी बताऊँ यहाँ पे एंथोसाइनिन, एक सेकेंड, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन जो है वो क्या करता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कलर देने का काम करेगा। साथ ही साथ किस टाइप का कलर देगा, ब्लू, वायलेट, रेड, पर्पल, इस टाइप का कलर जो है वो एंथोसाइनिन देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो है वो ब्लू, वायलेट, रेड, पर्पल की बात हो रही है, साथ में फ्रूट और वेजिटेबल्स की भी बात हो तो कौन होगा, एंथोसाइनिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंथोसाइनिन। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में कैरोटीन, कैरोटीन क्या कैरेट में होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। जैंथोफिल्स, जैंथोफिल्स जो है वो येलो पिगमेंट होता है ना। जैंथोफिल जो होता है वो येलो पिगमेंट होता है जो कि एल्गी वगैरह में होता है ना, जो कि एल्गी वगैरह में होता है, या पीले कलर के जो पौधे होते हैं उन सब में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो अपना काम जो है वो एंथोसाइनिन, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन से भी हमारे 2-3 क्वेश्चन हो गए साथ साथ के। चलिए आगे देखें। देखो, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टेक्स प्लेस एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू। देखो ये क्वेश्चन जो है वो असल में रेस्पिरेशन का है ना, बट मैं इसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन से एनर्जी का जनरेशन होता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताई थी। अब देखो रेस्पिरेशन जो है वो या तो O2 के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, है ना। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो या तो प्रेजेंट होगा या फिर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उसे बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था क्या कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो अगर हो रहा होगा तो ये सब कहाँ पे होगा, ये सेल में कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, है ना। और इसमें जो है वो क्या होगा, ये किस प्रोसेस के थ्रू होगा, ये जो है वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू होगा, क्रेब्स साइकिल के थ्रू होगा। और इसमें टोटल जो है वो 38 ATP जनरेट होगा। ये सारी बात मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में बताया था। बट अब देखो, अब एनएरोबिक की बात करते हैं। देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर बॉडी के अंदर अगर हो रहा है तो यहाँ पर जो है वो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया। देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे लिख देता एनएरोबिक, ठीक है ना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, एनएरोबिक टाइप में जो है वो मसल सेल्स में
क्या फॉर्म करता है? तो क्या होता है भाई, लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म करता है। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कभी फॉर्म होता है। इस चीज़ के मैं बारे में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज जो है ना वो जब फर्मेंट करता है, जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन भी एक तरीके का एनारोबिक प्रोसेस ही है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है ना, फर्मेंट करता है और यहाँ पर जाइमेज इंजाइम एक्ट करता है। जाइमेज जो है वो एक तरीके का इंजाइम है, वो एक्ट करता है। तो क्या बनता है यहाँ पे इथानॉल बनता है, यहाँ पे इथानॉल बनता है, साथ ही साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना है। आजकल जो है वो हम इथानॉल E20 E10 इस चीज़ की तरफ जो है वो हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो इथानॉल कैसे बनता है उस प्रोसेस को ही समझ रहे हैं कि ग्लूकोज को जब फर्मेंट करते हैं तो क्या बनता है, विद द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम जब प्रेजेंट होता है तो वो क्या बनता है, इथानॉल बनता है। और साथ ही साथ जो है वो बाई प्रोडक्ट में कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखने की बात है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये चीज़ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। What type of cell division is used to repair injury in the body? भाई मैंने आपको बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब अगर रिपेयर होगा तो किस प्रोसेस से होगा, कौन से सेल डिवीजन से होगा? अभी बताया माइटोसिस के थ्रू होगा, तो सिर्फ माइटोसिस से। मियोसिस क्या करेगा, मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? अभी बताया क्या कि फ्रूट एंड वेजिटेबल का कलर कौन सा बताता है भाई? अभी जो है वो क्या बताया, एंथोसाइनिन, ठीक है ना। तो एंथोसाइनिन मैंने आपको उस समय बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए तो देखिए हमने बहुत अच्छे से आज सेल टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ख़त्म किया, साथ ही साथ और कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते थे ना, उसे भी देखा। तो होपफुली आपको हमारा ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अगले टॉपिक का वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।